अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर हमारी बुक का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। मतलब सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर होता क्या है। मेंटल डिसऑर्डर कोई भी ऐसा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस आपके जीवन में, आपकी सोच में, थिंकिंग पैटर्न में, आपके एफेक्ट में, मतलब इमोशंस में और आपके बिहेवियर में जो आपके जीवन में बाधा ला रहा है, उसको हम बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर, जिससे आप फंक्शनल नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मली। अब इसको ऐसा समझते हैं कि आपका माइंड जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर होता है और आपका ब्रेन जो है वो एक हार्डवेयर है। तो जब सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच हो जाता है, कोई बग होता है, तो वो अच्छे से स्मूथली नहीं चल पाता है। तो वैसे ही मेंटल डिसऑर्डर जो है वो बग की तरह है, वो ग्लिच की तरह है जो अच्छे से चलने नहीं देता है। कई बार जो प्रॉब्लम है वो हार्डवेयर में होती है, मतलब ब्रेन में होती है, जैसे न्यूरल सर्किट्स में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर न्यूरल पाथवे में कोई प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन केमिस्ट्री में कोई इशू हो गया। तो इस वजह से जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन इन मेंटल डिसऑर्डर? जैसे कि हम बायोलॉजी में क्लासिफाई करते हैं ताकि हम उनको अच्छे से और पढ़ सकें, जैसे आपकी स्पीशीज़ को क्लासिफाई करते हैं, चाहे इंसेक्ट्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, ताकि हम उनको डिटेल में पढ़ सकें। वैसे ही हम मेंटल डिसऑर्डर को भी क्लासिफाई करते हैं इनटू आइडेंटिफाइबल कैटेगरीज बेस्ड ऑन शेयर्ड फीचर। ठीक है। अब इसके अलावा है कि वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है हमारे 4 रीजंस की वजह से। पहला, कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज मतलब कि ताकि सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं वो उसको अच्छे से, डिप्रेशन को डिप्रेशन ही समझ सकें और स्किज़ोफ्रेनिया को स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ। दूसरा है ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट डिसीजंस। ट्रीटमेंट प्लान, हर बीमारी का एक अलग ट्रीटमेंट प्लान होता है। जो बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन है वो ओसीडी पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा है रिसर्च पॉलिसी। रिसर्च पॉलिसी आपका मदद करती है, मतलब पब्लिक हेल्थ, जब आप क्लासीफाई करते हैं अच्छे से तो वो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ बनाने में, रिसर्च कंडक्ट करने में और रिसोर्स एलोकेट करने में मदद करता है कि किसको कितने रिसोर्स मिलेंगे, क्योंकि ओसीडी उतनी सीरियस बीमारी है ऑब्वियसली, बट उतनी नहीं है जितनी बाइपोलर है। तो उसके हिसाब से कितने किसको रिसोर्स एलोकेट करने जाने चाहिए। और अगला है आपका रीज़न इंश्योरेंस एंड लीगल सिस्टम्स। मतलब जो आपका क्लासिफिकेशन जो है वो काफ़ी क्रूशल होता है ये डिटरमाइन करने में कि किसको कितने डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या इंश्योरेंस क्लेम होंगे और क्या लीगल कॉम्पिटेंस है किस चीज़ का, है ना। तो ये आपका हो गया कि क्यों ज़रूरी है। और जैसे एक पेशेंट है, अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है और तो हम उसको ओसीडी का ट्रीटमेंट या जो थेरापेटिक प्रोटोकॉल है वो उसको नहीं दे सकते। तो विदाउट क्लासिफिकेशन जो डॉक्टर्स हैं वो गैस वर्क ही करते रह जाएंगे कि ये वाला करके देखते हैं या वो वाला करके देखते हैं, है ना। या ये जो पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये आपका अप्लाई होता है आपके डायग्नोसिस में, जब आप मैनुअल्स यूज़ करते हैं DSM-5 या फिर ICD-11, वो हम आगे देखेंगे। 3 मेन अप्रोचेस हैं आपके क्लासिफिकेशन के, जिसमें सब 3 अप्रोचेस समझते हैं, कैटेगोरिकल अप्रोच, डायमेंशनल अप्रोच और प्रोटोटिपिकल अप्रोच। कैटेगोरिकल क्या करता है, हर एक डिसऑर्डर को एक कैटेगरी में डिवाइड कर लेता है। जैसे आपको अगर डिप्रेशन है और मैंने आपको ये 10 क्राइटेरिया दिया, उसमें से अगर आपने 5 फुलफिल करे तो वेरी गुड, आपको डिप्रेशन है। और अगर नहीं है, मान लेते हैं आपने 4 क्राइटेरिया फुलफिल करे और आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि आपने 5 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करे हैं तो हम आपको उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। काफ़ी रिजिड है, क्लियर कट डायग्नोसिस है और इजी होता है आपके ये। लेकिन कौन यही है कि आपका इग्नोर कर देता है ग्रे एरियाज, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वैसे ब्लैक एंड वाइट में नहीं है ना कि आज आपको डिप्रेशन है और इस इंसान को डिप्रेशन नहीं है, वो कोई एक स्केल में होता है। तो उस ग्रे एरिया को ये इग्नोर कर देता है और पीपल जो है वो सफ़र करते हैं क्योंकि उनको क्वालिफाई नहीं करा जाता। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने 4 आपके क्राइटेरिया फुलफिल करे, 5 नहीं करे, तो अब आपको क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद है डायमेंशनल अप्रोच। डायमेंशन में वो आपका रादर यस और नो बोलने के बजाय वो एक स्केल में बताते हैं कि आप एक कंटिन्यूम में, कि मतलब कितना, जैसे वो हमने एक फॉर्म भी भरा था जिसमें आपका अग्री, स्ट्रांगली अग्री, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री और न्यूट्रल, तो एक स्केल होता है वो। तो वैसे ही जैसे अगर मान लेते हैं मुझे किसी को बताना है किसी को सोशल एंजाइटी है, तो हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ उसे है या नहीं है, हम उसे वैसे बताएंगे कि उसको है, थोड़ा सा है, या बहुत मॉडरेट लेवल पे है, या फिर नॉट इनफ फॉर डायग्नोसिस, नॉट इनफ टू इम्पैक्ट हर लाइफ, ऐसे करके है। प्रोज में आपके हो जाते हैं इस तरीके। डायमेंशनल अप्रोच का प्रो ये है कि वो काफ़ी एक्यूरेट है और नुआंस है, बेटर रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि येस और नो में हम बताते हैं कि ये चीज़ है। कौन ये है कि हार्ड टू डिसाइड होता है कि कब आपको यहाँ पर इंटरवीन करने की ज़रूरत है, कब यहाँ पर आपके टेस्ट करने की ज़रूरत है,
कितना एंजाइटी, सोशल एंजाइटी नॉर्मल है और कितना उससे ज़्यादा हो जाएगा, ये चीज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर है प्रोटोटिपिकल अप्रोच थर्ड, ये कंबाइन करता है एलिमेंट ऑफ बोथ, मतलब कि उसमें क्या करता है, आप एक प्रोटोटाइप बना के रख देते हैं जो एक आइडियल एग्जाम्पल होगा किसी चीज़ का, जिसमें आपको ज़्यादा मोस्ट चीज़ें मैच हो जानी चाहिए अगर सारे क्राइटेरिया मैच नहीं भी होते हैं। जैसे एक टिपिकल केस ऑफ ओसीडी क्या होता है, आपको कंपल्शन होगी, एंजाइटी होगी, काफ़ी आपको रेपिटेटिव थॉट्स आएंगे। तो अगर ये कोई इंसान मैच करता है ये मोस्ट फीचर्स, तो मतलब उसको हम डायग्नोज कर देंगे, इवन इफ सारे फीचर्स आपके नहीं हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये फ्लेक्सिबल है, रियलिस्टिक है और आपकी इंडिविजुअलिटी को अलाउ करता है। कौन ये है कि इसमें फजी बाउंड्रीज आ जाती हैं, है ना, कि कब कोई चीज़ आपकी ओवरलैप कर जाती है सिम्टम्स किसी डायग्नोसिस के, फिर वो पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो ट्रायल एंड एरर से धीरे धीरे करके समझ आ जाता है कि उसको कैसे करना है। 7 इंडिकेटर्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है। 7 इंडिकेटर्स हैं इसके। पहला है सफरिंग। हम यूजुअली एसोसिएट करते हैं साइकोलॉजिकल सफरिंग को, जैसे इंटेंस सैडनेस या एंजाइटी विद मेंटल डिसऑर्डर। जो इंसान कॉन्स्टेंटली नर्वस रहता है, सो नहीं पाता है, पूरे टाइम रोता रहता है, तो ये सफरिंग जो है वो सिग्नल कर सकती है कि शायद उसे कोई डिसऑर्डर है। बट हर एक इंसान जो सफ़र कर रहा है वो एबनॉर्मल नहीं है। एक एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस होना या एक ब्रेकअप के बाद इंसान का दुखी होना, किसी के मर जाने के बाद दुखी होना, तो ये सब में भी सफरिंग है, बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि डिसऑर्डर हो। तो सफरिंग जो है वो आपका एक साइन हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सफरिंग है तो मतलब आपको डिसऑर्डर भी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मैल अडेप्टिवनेस। मैल अडेप्टिव बिहेवियर मतलब उसका मतलब होता है जो आपके डेली रूटीन में इंटरफेयर कर रहा है। जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी इंसान को एनोरेक्सिया है, तो एनोरेक्सिया में क्या होता है कि वो खाना खाना बंद कर देते हैं, जिससे वो काफ़ी वीकनेस होने लग जाती है उनको, तो वो इतना ज़्यादा खाना खाना बंद कर देते हैं कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। या एक डिप्रेस इंसान जो होता है वो अपनी बेड से हफ्तों तक नहीं उतरता है। तो ये सारे जो बिहेवियर है ये उनके रूटीन में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका मैल अडेप्टिवनेस। तीसरा इंडिकेटर है स्टेटिस्टिकल डेविएंसी। स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, अगर कोई भी बिहेवियर जो एक लार्ज पॉपुलेशन में नहीं पाया जाता है, कम पाया जाता है, रेयर होता है, तो वो आपका मतलब नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर वो चीज़ अच्छे वे में है तो वो जीनियस हो जाता है। आईक्यू आपका 160 या 170 होना वो भी तो आपका नॉर्मल नहीं है, वो रेयर है, लेकिन वो आपका जीनियस होता है क्योंकि वो अच्छे वे में है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी कम है, जैसे आपका आईक्यू कम है या फिर कोई बुरे वे में कोई चीज़ रेयर है, तो वो आपका हो जाता है स्टेटिस्टिकल डेविएंस का एक एग्जाम्पल, और इसमें हम इनको बोलेंगे कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। फोर्थ पॉइंट है वायलेशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स। हर सोसाइटी में आपके अलग अलग नॉर्म होते हैं, आपके कल्चरल नॉर्म, मॉरल नॉर्म, लीगल नॉर्म होते हैं, तो लोग इनको तोड़ते हैं, ऑब्वियसली लोग रूल्स को, नॉर्म्स को तोड़ते हैं, लेकिन कितनी स्ट्रांगली कोई नॉर्म वायलेट हुआ है और कैसे उस पर सोसाइटी रिएक्ट करती है, ये इंडिकेटर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अब कोई इंसान पार्किंग है कहीं पर इलीगली पार्क कर दिया, वो भी उन्होंने नॉर्म को वायलेट करा है, लेकिन एक मदर ने अपने ही बच्चों को पानी में डुबा के मार दिया, उन्होंने भी नॉर्म को वायलेट करा है। मगर कितनी स्ट्रांगली नॉर्म को वायलेट करा गया है वो आपका बताता है कि कोई चीज़ नॉर्मल है या एबनॉर्मल। पार्किंग इलीगली करना उतना ज़्यादा कुछ ऐसा एबनॉर्मल काम नहीं हो गया है, लेकिन अपने ही बच्चों को पानी में डुबा के मार देना बहुत एबनॉर्मल चीज़ हो जाएगी है। फिफ्थ पॉइंट है सोशल डिस्कम्फर्ट। इमेजिन आप एक एम्प्टी थिएटर में हैं और फिर कोई इंसान आ जाता है और आपके साइड में बैठ जाता है, तो वो भी आपका सोशल डिस्कम्फर्ट, आप सोशल डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। या फिर कोई इंसान आपसे तुरंत मिलता है और फिर आपको कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ, तो वो भी आप इस सोशल डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। तो ये जो डिस्कम्फर्ट है ये डायग्नोज नहीं करता है पर्सन को कि हाँ ये तो एबनॉर्मल है, मगर ये आपको अलर्ट कर देता है कि हाँ सामने वाले का बिहेवियर थोड़ा अबनॉर्मल है। सिक्स्थ पॉइंट है इररेशनैलिटी एंड अनप्रडिक्टेबिलिटी। इररेशनल मतलब कोई चीज़ आपके लॉजिकल नहीं लग रही है, और अनप्रडिक्टेबल कि एकदम से कोई कर देता है कोई चीज़। तो हम लोग सब वियर्ड एक्ट करते हैं कभी टाइम टू टाइम, बट कभी कभार कोई बिहेवियर बहुत ही इलॉजिकल और अनप्रडिक्टेबल हो जाता है, तब हम उस चीज़ का नोटिस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, हम कैफ़े में बैठे और एकदम से कोई इंसान किसी जगह को देखकर ऐसे एक्ट करने लग गया जहाँ पर कुछ इनविजिबल लोग खड़े हैं और उनको देख के वो बातें करने लग गया या चीखने चिल्लाने लग गया, तो आपको लगता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। ये जो इरेशनैलिटी होती है ये हमें ऑफन देखने को मिलती है इन डिसऑर्डर्स जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के मैनिक एपिसोड्स होते हैं वो। सेवंथ पॉइंट है डेंजरसनेस। अगर कोई इंसान आपको थ्रेटन करता है कि वो खुद को मार लेगा या फिर आपको मार देगा, तो वो आपका एक डेंजर का साइन होता है। साइकोलॉजिस्ट की एथिकल ड्यूटी होती है ये ऐसे केसेस को रिपोर्ट करना और इनमें इंटरवीन करना। बट ज़रूरी नहीं है कि सारे मेंटली इल पीपल जो है वो आपके डेंजरस होंगे। सोल्जर्स, स्टंट ड्राइवर्स, जो एडवेंचरस लोग होते हैं वो भी रिस्क लेते हैं, मगर हम उनको एबनॉर्मल नहीं बोलते हैं।
तो वाइल डेंजर इज सीरियस, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर मेंटल इलनेस में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो 7 इंडिकेटर्स हैं, ये आपके अकेले काम नहीं करते हैं, ये क्लूज की तरह होते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो तो हमें समझ आ गया। अब हम समझते हैं मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला है लॉस ऑफ इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन। जब आप किसी को कोई बॉलीवुड मूवी डिस्क्राइब करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो हॉरर मूवी है या रोमांस मूवी है, तो हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है मूवी का, मगर उसके बीच की जो हम डेप्थ है उसे खो देते हैं। मेंटल हेल्थ में जब किसी को डायग्नोज किया जाता है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया से, तो उससे हमें ये तो आइडिया लग जाता है कि वो डील कर रहे हैं हैलुसिनेशन से और डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग से, मगर हमें ये नहीं पता चलता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसे कोप कर रहे हैं, उनका फैमिली सपोर्ट सिस्टम कैसा है, उनके कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है। दूसरा प्रॉब्लम है स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। लोगों को जज होता है फियर का, लोग उन्हें पागल या क्रेजी लेबल कर देंगे, इस चीज़ का भी प्रॉब्लम होता है। जेंकिंस एंड कारपेंटर की स्टडी में पाया गया कि 96% ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो हैं वो डेली स्टिग्मा फेस करते हैं। तीसरा इशू है स्टेरियोटाइपिंग एंड जनरलाइजेशन। लोग जनरलाइज कर देते हैं कि सारे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो हैं वो डेंजरस होते हैं, या पीपल विद ओसीडी आर जस्ट नीट फ्रीक्स, डिप्रेस्ड लोग जो हैं वो लेजी होते हैं। तो ये हार्मफुल है, अनट्रू है और डीह्यूमनाइजिंग है। ये बोलना कि सारे मेंटल पेशेंट जो हैं वो एक जैसे हैं और सब, इट्स लाइक सेइंग सब दिल्ली के लोग एक जैसे हैं, तो आप इसमें डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, एक्सपीरियंस और आइडेंटिटी को इग्नोर कर दे रहे हैं। और इसके अलावा हॉलीवुड भी ऐसे ही मेंटली इल विलन्स को पोर्ट्रे करता है, जैसे जोकर या स्प्लिट में आप देख सकते हैं, जिससे क्या होता है ये स्टेरियोटाइप और ज़्यादा री इन्फोर्स हो रहा है ऑफ डेंजरस ल्यूनेटिक। तो क्लासिफिकेशन के 3 मेजर ड्रॉबैक्स हैं। लॉस ऑफ इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन, जिसे हम ओवर सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं, दूसरा है स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, और तीसरा स्टेरियोटाइपिंग एंड जनरलाइजेशन। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन एमर्ज हुआ। एमिल क्रैपलिन जो है वो फर्स्ट थे जिन्होंने मेंटल सिम्टम्स को ग्रुप कर दिया था इनटू कैटेगरीज, जैसे कि मैनिक डिप्रेसिव इलनेस और डिमेंशिया प्रीकॉक्स। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिसिन इवॉल्व हुई, अभी हमारे पास है DSM-5 जो कि अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने बनाया है, और ICD-11 जो कि WHO ने बनाया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। ये सिस्टम जो है वो डायग्नोसिस इंप्रूव करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने में मदद करते हैं, रिसर्च करने में मदद करते हैं, और इसके अलावा प्रोफेशनल्स को ग्लोबली कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। अब DSM समझते हैं। DSM है डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये डिक्शनरी और रूल बुक की तरह है मेंटल हेल्थ का। जैसे किसी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें ग्रामर गाइड चाहिए होता है, वैसे ही साइकाइट्री में एक स्ट्रक्चर, स्टैंडर्डाइज सिस्टम चाहिए होता है ताकि हम मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई और डायग्नोज कर सकें। 1840 में US सेंसस हुआ था, तब एक ही कैटेगरी थी मेंटल इलनेस की, इडियोसी या इंसैनिटी। आपको कोई सी भी बीमारी हो, OCD हो, PTSD हो, आपको एक ही लेबल दिया जाएगा, इंसैनिटी। फिर 1880 सेंसस ने रिकग्नाइज करे 7 कैटेगरीज, जैसे मेलानकोलिया, मेनिया एट्सेट्रा। 1917 में स्टेटिस्टिकल मैनुअल फॉर द इंसेन आया, जो कि APA और नेशनल कमीशन ऑन मेंटल हाइजीन ने मिलकर बनाया था। इसमें 22 कैटेगरीज दी गई थी जो कि हॉस्पिटल्स के लिए बनाई गई थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में एक मैसिव शिफ्ट आया, जब सोल्जर्स वापस आए वॉर से, तो उनमें PTSD था, जिसे अब हम PTSD बोलते हैं। तो US मिलिट्री को एक काफ़ी रिलायबल सिस्टम चाहिए था ताकि वो डायग्नोज कर सके साइकोलॉजिकल इशू। तो 1943 में एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, जिसे मेडिकल 203, जो डेवलप करा था ब्रिगेडियर जनरल विलियम मेनेंजर ने। 1952 में फर्स्ट एवर DSM-1 पब्लिश हुआ था बाय द अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन। इसमें 106 डिसऑर्डर थे, फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया टू एंजाइटी टू पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मगर ट्विस्ट ये था कि ये सारे साइको एनालिटिक टर्म्स यूज करते हैं, जैसे रिएक्शन। इसमें साइको एनालिसिस जो कि फ्रॉइड ने हमने पढ़ा था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, जिसमें सब चीज़ें जो है वो आपके अनकॉन्शियस डिज़ायर से हो रही हैं, तो इसमें यूज़ करते थे रिएक्शन टर्म, मतलब एंजाइटी रिएक्शन, स्किज़ोफ्रेनिक रिएक्शन। बाय 1968 DSM-2 आया विद 182 डिसऑर्डर। इसमें रिएक्शन वर्ड को ड्रॉप कर दिया गया था, मगर न्यूरोसिस अभी भी था। ये मैनुअल जो है वो स्टिल काफ़ी हेविली था, लीन्ड ऑन फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट, ज़्यादा साइंटिफिक नहीं था और काफ़ी सब्जेक्टिव था। इसके बाद 1980 में गेम चेंजर आया, DSM-3। ये जो है इसे लीड करा था रॉबर्ट स्पित्जर ने, और इसमें मेजर शिफ्ट था फ्रॉम थ्योरी बेस्ड टू डिस्क्रिप्टिव डायग्नोसिस। यहाँ पर कोई साइको एनालिटिक या बायोलॉजिकल बेसिस नहीं था, जस्ट बिहेवियर बेस्ड डिस्क्रिप्शन। इसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाए गए थे हर डिसऑर्डर के लिए, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था मल्टी एक्सियल सिस्टम। इसमें 5 आपके एक्सेस यूज हुए थे: क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मेडिकल कंडीशंस, साइको सोशल स्ट्रेसर्स, ग्लोबल फंक्शनिंग। तो अगर एक डॉक्टर जापान में है, एक साइकोलॉजिस्ट केन्या में है और एक साइकाइट्रिस्ट ब्राज़ील में है,
और तीनों अगर यूज़ करते हैं DSM-3 को तो वो सेम कंक्लूजन पे निकलेंगे अगर वो किसी पेशेंट को डायग्नोज कर रहे हैं तो, सेम पेशेंट को डायग्नोज कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो फोबियाज को अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स की तरह देखा जाने लगा था रादर देन जस्ट पार्ट ऑफ अ वेग न्यूरोसिस बकेट। अब समझते हैं DSM-4 और DSM-4-TR। 1994 से 2000 के बीच में इसमें मॉडिफिकेशंस हुई थी। 90s में द नीड फॉर ग्लोबल कंपैटिबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, तो DSM-4 को ऐसे डिज़ाइन किया गया ताकि वो अलाइन हो सके WHO के ICD-10 के साथ। फिर DSM-4-TR आया 2000 में विद माइनर रिविजन्स और अपडेटेड रिसर्च। डिसऑर्डर्स जैसे कि ADHD या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम या PTSD उसको ज़्यादा क्लियरली डिफाइन करा गया था। मूवीज़ जैसे कि अ ब्यूटीफुल माइंड जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में है, वो बताती है कि कैसे डिसऑर्डर जो हैं वो आपके बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं और प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस होते हैं बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट। फिर बात करते हैं DSM-5 के बारे में, जो कि आफ्टर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ऑफ रिसर्च के बाद DSM-5 रिलीज़ हुआ था 2013 में, और इसमें 3 मेजर सेक्शंस थे और वो जो मल्टी एक्सियल सिस्टम्स था उसको रिमूव कर दिया गया था। अब 3 मेजर जो सेक्शंस थे उसमें पहला है बेसिक्स ऑफ DSM यूज़, दूसरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स, और तीसरा है इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स। कुछ नए डिसऑर्डर्स भी लाए गए थे जैसे होर्डिंग डिसऑर्डर या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट कंडीशंस को कंबाइन किया गया। डिसऑर्डर जैसे कि एस्पर्जर्स जो है उसको मर्ज कर दिया गया था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर। डिसऑर्डर को स्पेक्ट्रम में देखा जाने लगा, नॉट जस्ट ब्लैक एंड वाइट। इसके अलावा स्ट्रॉन्गर अलाइनमेंट हो गया था ICD-11 के साथ, जो कि अंडर डेवलपमेंट था बाय WHO। ग्लोबल इम्पैक्ट ये था कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका सब लोग अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन करने लग गए यूजिंग DSM-5, क्योंकि अब ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया था और इसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। अब समझते हैं ICD यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। एक ऐसी लिस्ट है जिसमें दुनिया भर की सारी डिजीजेस को सिस्टमैटिकली क्लासीफाई किया जाता है, चाहे वो कैंसर हो, ट्यूबरकुलोसिस या मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी। अगर कनाडा में एक पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और डॉक्टर लिखता है 532.1, मतलब ICD कोड है वो एक मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड का, अगर डॉक्टर कोई इंडिया में है और वो उस कोड को देखता है तो समझ जाएगा कि उसका क्या मतलब। अब सबसे पहले 1853 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे ये आइडिया डिस्कस हुआ था कि क्या एक ग्लोबल सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें हर कंट्री के डेथ के कॉजेज रिकॉर्ड करें। लेकिन इससे भी 1 सेंचुरी पहले लंदन के एक स्टेटिस्टिशियन जॉन ग्रॉन्ट ने बिल्स ऑफ मोर्टालिटी करके एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने डिजीजेस के रिकॉर्ड रखने की शुरुआत करी। उसके बाद विलियम फार्न ने डिजीज़ को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: एपिडेमिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, लोकल, डेवलपमेंटल और वायलेंस रिलेटेड डिजीज़। इन्होंने मॉडर्न डिजीज़ क्लासिफिकेशन का फाउंडेशन रखा था। अब समझते हैं एवोल्यूशन ऑफ ICD-1 टू ICD-11। 1900 में बर्टिलियन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ICD का पहला वर्जन लॉन्च हुआ था और तब से हर 10 साल में ये आपका रिवाइज होता गया है। ICD-6 ने नॉन फेटल डिजीज़ को क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया था, जो कि काफ़ी रेवोल्यूशनरी स्टेप था। 1975 में ICD-9 के थ्रू ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर रिलेटेड इलनेस और डिसेबिलिटीज़ को क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट हुआ था, और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन इसके कोर्स को अडॉप्ट करने लगे। ICD-10 में 28 डिसऑर्डर्स को प्राइमरी केयर के लिए इंक्लूड किया गया, जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, फोबियाज और सोमैटिक सिम्टम्स। अब एक साइकाइट्रिस्ट जापान में हो या इंडिया में हो, अगर डायग्नोसिस पेशेंट का F4-1.1 है तो वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। अब आते हैं सबसे रीसेंट वर्जन पे जो है ICD-11। ये ऑफिशियली 2022 में ग्लोबल यूज़ के लिए लाया गया था, और इस बार ICD सिर्फ इंग्लिश में लिमिटेड नहीं है, ये 43 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है विद कल्चर स्पेसिफिक गाइडलाइंस। जैसे गूगल ट्रांसलेट में एक वर्ड को अलग कल्चर के हिसाब से एक्सप्लेन किया जाता है, वैसे ही ICD-11 मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को भी कंटेक्चुअलाइज करता है कल्चर सेंसिटिविटी के साथ। अब अगर WHO को देखना है कि किस रीजन में अल्कोहल यूज डिसऑर्डर ज़्यादा कॉमन है, तो ICD-11 के कोड्स इजीली उनको स्टैंडर्डाइज करने में ग्लोबल स्टैट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि DSM-5 भी तो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए है। बिल्कुल, DSM-5 जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है वो प्राइमरली अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन बनाता है और ICD जो है वो WHO बनाता है। बट ICD-11 और DSM-5 के बीच में कोलैबोरेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये दोनों आज वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिफिकली एक्यूरेट डायग्नोस्टिक सिस्टम्स माने जाते हैं। तो DSM-5 ने ICD-11 की तरह कैटेगरी मॉडिफिकेशंस के लिए फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनाया है ताकि फ्यूचर में नई रिसर्च के बेसिस पे सिस्टम को अपग्रेड किया जा सके। अब एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं, DSM और ICD में फ़र्क क्या है। सबसे पहले अभी सबसे जो न्यू वर्जन है वो है DSM-5,
डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जो बनाया गया था अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन APA के द्वारा, जो फोकस करता है मेंटल हेल्थ में और जो कि प्रीडोमिनेटली यूज होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। ये आपको एक ऑपरेशनल क्राइटेरिया देता है, मतलब एक चेकलिस्ट अप्रोच टू डायग्नोसिस। दूसरा है ICD-11 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो कि डेवलप करा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें सारे डिजीज कवर होते हैं आपके मेंटल, फिजिकल, बिहेवियरल। ये ग्लोबली यूज होता है इन ओवर 190 कंट्रीज, और ये आपको क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है मोर नैरेटिव बेस्ड। यूनाइटेड स्टेट्स में जो आपके साइकाइट्रिस्ट हैं वो यूज करते हैं DSM-5 फॉर डायग्नोसिंग, मगर आपको इंश्योरेंस और बिलिंग के लिए ICD कोड चाहिए होते हैं। जैसे अगर एक थेरेपिस्ट न्यूयॉर्क में डायग्नोज करता है एक पेशेंट को विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो वो DSM-5 यूज करके डायग्नोज कर देगा, मगर इंश्योरेंस फॉर्म में उन्हें ICD कोड लिखना होगा। अब इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो यूज करते हैं ICD-11, क्योंकि ये फ्री है, मल्टीलिंगुअल है और गवर्नमेंट इंडोर्स्ड है। एक जनरल फिजिशियन दिल्ली में जब एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को देख रहा है तो वो रेफरेंस लेगा ICD-11 से। यूरोपियन यूनाइटेड नेशन आपके डील करते हैं ICD कोड को नॉट जस्ट इन हॉस्पिटल्स बट ऑल्सो इन हेल्थ केयर डेटा कलेक्शन और पब्लिक पॉलिसी। DSM जो है वो आपका प्राइमरीली US फोकस्ड है और इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड है। इसको क्रिटिसाइज करा जाता है फॉर बीइंग लेस अडेप्टेबल टू नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स। ICD जो है वो आपका ट्रांसलेटेड है इंटू 43+ लैंग्वेजेस, और इसको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में एडजस्ट कर दिया जाता है। जैसे कि हियरिंग वॉइसेस, मतलब आवाज़ें सुनना जो है वो उसको इंडिया में अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और ब्राज़ील में अलग तरीके से। जैसे इन सम अफ्रीकन कल्चर्स स्पिरिचुअल पोजीशन जो है वो माइट बी कल्चरली नॉर्मल, लेकिन DSM जो है वो उसको पैथोलॉजाइज कर सकता है एज सम साइकोटिक एपिसोड। इसके अलावा DSM जो है वो एक गोल्ड माइन है फॉर रिसर्चर्स, क्योंकि इसमें आपको प्रिसाइज क्राइटेरिया मिलते हैं टू डिज़ाइन स्टडीज़, जैसे टेस्टिंग ट्रीटमेंट फॉर PTSD। ICD जो है वो बेटर है पब्लिक हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कि हाउ कॉमन इज डिप्रेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड एलोकेट वहाँ पे रिसोर्सेज। फॉर इंस्टेंस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ सर्वे जो है वो यूज़ करता है ICD क्राइटेरिया टू मेजर मेंटल इलनेस प्रेवलेंस अक्रॉस कंट्रीज। इमेजिन आप 2 हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो जो हॉस्पिटल DSM होगा वो सिर्फ मेंटल हेल्थ में स्पेशलाइज करेगा, उसके पास एक्सपेंसिव बुक्स होंगे, अमेरिकन मेथड्स होंगे और ट्रेन करेगा वो एलीट स्पेशलिस्ट को। लेकिन जो हॉस्पिटल ICD होगा वो सारी इलनेसेस को ट्रीट करेगा, उसमें वो कम्युनिटी रन होगा, फ्री एक्सेस होगा सबको, और वो अडेप्ट करेगा लोकल कस्टम्स और लैंग्वेजेस को। तो ये बेसिक ब्रॉडली डिवाइड करते हैं हम कैसे DSM किस तरीके का है और ICD किस तरीके का है। अभी सबसे जो इनके एडवांस्ड वर्जन्स हैं जो अभी अवेलेबल है वो है DSM-5 और ICD-11। तो ये अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर का पहला चैप्टर था, इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले मेंटल डिसऑर्डर होता क्या है, उसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई करने के क्या ड्रॉबैक्स हैं, कौन से 2 मेजर आपके ऑर्गेनाइजेशन है, DSM जो अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा है और आपका ICD जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाई गई है। DSM जो है वो आपका प्राइमरीली डील करता है आपके मेंटल हेल्थ इलनेसेस में, और ICD आपके सारी इलनेसेस को ट्रैक करता है। तो ये आपका ओवरव्यू था पूरे चैप्टर का। इसके बाद जो बाकी बुक में 4 चैप्टर्स हैं वो आपकी डील करते हैं सबसे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर्स, आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, और लास्ट में क्लिनिकल असेसमेंट कि आप कैसे असेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया।